अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर 9th क्लास बायोलॉजी टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, तो अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे कि किस तरह किन किन लेवल से गुजर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर एटम्स बनाए, एटम्स से मिलकर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए और वही बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। जब ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो सेल्स बनते हैं और जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। यही टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब ये सब ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जब एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब मिलती हैं तो एक बायोस्फीयर बनता है, जिसको हम लोग जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम ये देखते हैं कि सेल्स किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कुछ सेल्स यूनिसेलुलरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इसी तरह कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठा रहते हैं कॉलोनीज़ की फॉर्म में। लेकिन हम देखते हैं इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना तो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, ना तो वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, और उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कितने ग्रुप्स में डिवाइड हैं। बायोलॉजी ने ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक, उसके बाद प्रोटिस्ट, देन कम्स द फंजाई, देन प्लांटी एंड लास्ट इज़ द एनिमेलिया। इन पांचों ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में वो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और ना ही ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हों। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग एक बैक्टीरिया की एग्जांपल लें तो ना तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी हमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र नहीं आता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी जो डीएनए होता है वो भी साइटोप्लाज्म में बगैर किसी मेम्ब्रेन के यानी बगैर न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम लोग ये देखें कि बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, यानी उन ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी तरह अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल लें तो वो भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रोटिस्ट को। तो प्रोटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखता है, यानी इसका न्यूक्लियस हमें क्लियरली एक बाउंड्री के साथ यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ नज़र आ सकता है, और जेनेटिक मटेरियल भी इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग फंजाई की बात करें तो फंजाई हम देखते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स है। इसका मतलब ये है कि ये यूकैरियोटिक सेल से ही बना हुआ है, यानी इसके सेल्स के अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ ये मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है कि ये बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है।
इसी तरह अगर हम लोग फंगस की बात करें तो फंगस एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ का क्या मतलब है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक टर्म होती है ऑटोट्रॉफ्स और एक टर्म होती है हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें ऑटोट्रॉफ्स की, तो प्लांट्स हैं, एल्जी है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होते हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद तैयार कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग हेटरोट्रॉफ्स की बात करें तो हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना फूड लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम से। लेकिन अगर हम लोग एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि फंगस क्या करती है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, अपना फूड लेती है एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक वे से, यानी इसका न्यूट्रिशनल जो मोड है वो है एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। यानी फंगस किसी भी ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे ग्रो करता है और अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम लोग अगर एक फंगस की एग्जांपल लें तो वो है राइजोपस, और दूसरा हम लोग जो फंगस आम जो एडिबल फंगस है वो है मशरूम्स, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में भी। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास वो है प्लांटी। प्लांटी यूकेरियोटिक इन नेचर होते हैं, इसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं और ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। यानी हम देखते हैं कि प्लांट्स अपना फूड ऑटोट्रॉफिक, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं, यानी प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि ये यूकेरियोटिक होते हैं तो यूकेरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स रखते हैं। तो प्लांट्स भी यूकेरियोटिक इन नेचर होते हैं, यानी ये भी ऐसे सेल से मिलकर बने होते हैं जो कि यूकेरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है एनिमेलिया का। तो एनिमेलिया जो ग्रुप है इसके अंदर सब एनिमल्स आ जाते हैं और हमें पता है कि एनिमल्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग इनकी न्यूट्रिशनल मोड की बात करें तो एनिमेलिया ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटरोट्रॉफिक इन नेचर है, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसको अपना फूड लेना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इसी तरह अगर हम लोग ये देखें कि ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं या यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं तो ये होते हैं यूकैरियोटिक इन नेचर, क्योंकि ये ऐसे सेल से मिलकर बने होते हैं जिसके अंदर इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो कि हमें क्लियरली माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं विद अ क्लियर मेम्ब्रेन। और इसी तरह इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। फिर हमने जैसे अभी पढ़ा कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप्स हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये 2 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के सेल से ही मिलकर बने होते हैं, या तो यूकैरियोटिक सेल होता है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स रखते हैं और उनका न्यूक्लियस भी क्लियर होता है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए है या आरएनए है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो प्रॉपरली प्रेजेंट होता है एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस में। इसी तरह अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने सेल्स को मिलकर बनाना है, उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हमें नज़र नहीं आएगी। और इसी तरह उनका जो न्यूक्लियस होगा वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा, वो भी हमें क्लियर नज़र नहीं आएगा। और जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा यानी डीएनए या आरएनए होगा वो भी हमें साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी प्रेजेंट नज़र आएगा, कहीं कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट नज़र नहीं आएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टाइप्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी सेल्स किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वो 3 फॉर्म्स हैं जिसके अंदर सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और
थर्ड पे जो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है हमारे पास वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सारे सेल्स एक जगह पे इकट्ठे रहकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं ओनली वन सेल से, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग देखें कि वो अपनी एक्टिविटीज़ या फिर अपने फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनके एक सेल के अंदर ही वो सब के सब ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो कि उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें एक एमीबा की, तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एमीबा की लोकोमोशन के बारे में तो सुना ही होगा। हम देखते हैं कि एमीबा किस तरीके से मूव कर सकते हैं, तो वो मूव करते हैं थ्रू देयर ज़ूडोपोडिया। ज़ूडोपोडिया क्या होता है? ज़ूडोपोडिया होता है कि जहाँ पर भी एमीबा ने मूव करना है उसका साइटोप्लाज्म उस तरफ ही मूव करेगा और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये ज़ूडोपोडियम या फिर ज़ूडो, अगर प्लूरल होगा तो वो होंगे ज़ूडोपोडिया। हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो है पैरामीशियम। और अगर हम लोग पैरामीशियम की बात करें तो उसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है और वो ये है कि इसकी जो शेप होती है वो आपके शू के सोल की तरह होती है। हम देखते हैं पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन से कवर होती है, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे से जो कि पूरी की पूरी पैरामीशियम की बॉडी को कवर करके रखती है। और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और पैरामीशियम है, या अपने यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि इन सीलिया का यानी इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस का फंक्शन क्या होता है। तो एक तो ये पैरामीशियम को मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी मूव करने में इधर उधर हेल्प करती है। इसके अलावा हम देखते हैं क्योंकि ये पैरामीशियम जो है ये वाटर में होते हैं, एमीबा भी वाटर में होता है, तो इनकी मूवमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक किस्म की होती है। कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं इनको वाटर में मूव करने के लिए। जाहिर सी बात है, हम अगर देखें तो एमीबा या पैरामीशियम के पास कोई हाथ पाँव तो नहीं होंगे कि वो स्विम कर सके। तो वो स्विम कैसे कर सकते हैं? वो स्विम कर सकता है अपने ज़ूडोपोडिया से, या अगर हम लोग देखें पैरामीशियम की बात करें तो वो अपनी सीलिया यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शन से जो है वो मूव कर सकता है या स्विम कर सकता है वाटर के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो एक और जो एग्जांपल हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पढ़ने जा रहे हैं वो है यूग्लिना। और यूग्लिना भी एक सेल से मिलकर बना हुआ है और इसकी भी सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इसी सेल पर ही डिपेंड करती हैं। अगर हम लोग यूग्लिना देखें तो यूग्लिना के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है प्लांट और एल्गी की तरह। क्योंकि हम देखते हैं कि यूग्लिना के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो हमें क्लोरोप्लास्ट भी नज़र आते हैं और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन या सिंथेसिस कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यूग्लिना भी एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है लाइक एल्गी और प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी बहुत ही मज़े की ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं कॉलोनी की फॉर्म में। लेकिन इसकी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो सेल्स, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब अपने अपने फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं, यानी कॉलोनी की फॉर्म में तो हैं। लेकिन जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे जहन में ये बात आए कि एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं और एक फंक्शन जो है वो एक सेल परफॉर्म कर रहा होगा, दूसरा फंक्शन दूसरा सेल परफॉर्म कर रहा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मगर ये रहते कॉलोनी की फॉर्म में। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि एक कॉलोनी है या फिर एक सोसाइटी है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो घर होते हैं। लेकिन अगर हम लोग अब की सोसाइटी या कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो अब आपस में घरों का आपस में कोई लिंक नहीं होता या इतना लेना देना नहीं होता। अब उस तरह के हमारे आपस में रिलेशन नहीं जिस तरह पहले ज़माने में होता था कि अगर कोई सोसाइटी या कॉलोनी में डिफरेंट घर बने हुए भी हैं तो डिफरेंट घर जो होते थे उनका आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती होती थी, एक दूसरे के काम आते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्वोक्स है, वॉल्वोक्स एक ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो इकट्ठा तो रह रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे के काम नहीं आ रहे। और हर ऑर्गेनिज्म जो है, हर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना अपना फंक्शन जो है वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जांपल है वो है वॉल्वोक्स की कॉलोनी। और वॉल्वोक्स की कॉलोनी बनी हुई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से
लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने अपने फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहे हैं, मगर रह रहे हैं वो एक कॉलोनी की फॉर्म में। हम देखते हैं कि वॉल्वॉक्स क्या होते हैं। वॉल्वॉक्स जो है वो एक ग्रीन एल्गी है, और हम देखते हैं कि ये भी फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, यानी ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।